मुकाबला करे, साझा नजरिया तलाशे। अगर सहयोग की भावना किसी टीम के रचनात्मक और रोचक विचारों को एक मेज पर लाती है तो सर्वसम्मति की प्रक्रिया उस टीम को सबसे पहले संभावित विचार का चुनाव करने तथा उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। एक वास्तविक सर्वसम्मति पाने के लिए प्रत्येक सदस्य को टीम के निर्णय को समझना और सहयोग करना होता है। इसके साथ ही टीम को कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत गुणों का प्रदर्शन करना होता है। याद रखें, सर्वसम्मति का मतलब किसी मूलभूत विचार या समस्या या उससे जुड़े विकल्पों के बारे में टीम के सदस्यों के बीच साझा नजरिया विकसित करना है। टीम के प्रत्येक सदस्यों को किसी समस्या के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसका मतलब है कि हर सदस्य को पूरी ईमानदारी और खुलेपन से अपना नजरिया बताना चाहिए कि विकल्प ए विकल्प बी से पहले रखे जाने लायक क्यों है। अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पहला कदम है। भिन्न अर्थों के पीछे छुपे हुए कारणों की तलाश करें। अगर आपकी टीम एक लचीला वर्किंग शेड्यूल तैयार कर रही है तो यह जानकर हैरान ना हो कि कुछ सदस्य लचीला शब्द का भी अलग अलग मतलब समझ सकते हैं। एक सदस्य के लिए लचीला शब्द का अर्थ कुछ भी चलेगा हो सकता है, तो दूसरा इसे विकल्पों के बीच चुनाव के रूप में भी ले सकता है। इस भिन्नता की वजह यह हो सकती है कि एक सदस्य लचीलेपन के बारे में दूसरे से ठीक विपरीत विचार रखता है। टीम के हर सदस्य से विशेष तौर पर उसके विचार पूछें और उसे उनके पक्ष में तर्क देने को कहें। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी ही टीम की समझ में यह बात आ जाएगी कि समस्या का हल निकालने के लिए मतभेदों के बजाय सहयोग ज़्यादा ठीक तरीका है। खुले दिमाग और सहयोग की ज़रूरत पर जोर दें। यह बात मान ले कि दूसरे व्यक्ति के पास उसके नज़रिए के उचित कारण है। दूसरे व्यक्ति के नज़रिए और दिमाग से समस्या को देखने का प्रयास करें। हालांकि उसका नज़रिया आपसे एकदम अलग हो सकता है, पर इस तरह से आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संभव है कि इसके बाद आपकी सोच भी बदल जाए। जब क्यों कैसा सवाल के साथ शुरुआत होती है तो कुछ लोग इसे खुद पर हमला समझ सकते हैं और अपना बचाव करने में लग सकते हैं। टीम के हर सदस्य को यह समझना चाहिए कि सर्वसम्मति खुले दिमाग से चर्चा करने पर ही निर्भर करती है। इसलिए ऐसी चुनौती मिलने पर हैरान न होते हुए सदस्यों को शांत रहने और अपनी बात को स्पष्ट करने की ज़रूरत होगी। सर्वसम्मति टीम के कुछ सदस्यों के लिए एक नई अवधारणा हो सकती है। इसमें सफलता पाने में उनकी मदद इस तरह करें। बताएं कि सर्वसम्मति कैसे काम करती है। टीम के हर सदस्यों को यह जानना चाहिए कि सर्वसम्मति में सभी के नज़रियों और उसके पक्ष में उनकी दलीलों का व्यवस्थित खुलासा होता है। हर एक को शामिल करें। सर्वसम्मत निर्णय से कोई भी अलग नहीं हो सकता। टीम के लिए सदस्यों की 100% भागीदारी की शक्ति पहचानने का यही उचित समय होता है। धैर्य रखें। सर्वसम्मति विचारों से भरपूर प्रक्रिया है। इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। लोगों को यह समझाने के लिए समय की ज़रूरत होती है कि आखिर करना क्या है। सर्वसम्मति बनने के लिए पर्याप्त समय दें। धैर्य एक कड़वा पौधा है, परंतु इसका फल मीठा होता है। जर्मन कहावत। सर्वसम्मति बनाना आसान है, सर्वसम्मत निर्णय लेने का अभ्यास करें। आपकी टीम के लिए सर्वसम्मति टीम को चलाने का एक नया तरीका हो सकती है। इसीलिए 1-2 साधारण अभ्यासों के जरिए यह बताएं कि सर्वसम्मति काम कैसे करती है। टीम को यह समझने का मौका दें कि सर्वसम्मति से काम करना क्या होता है। तय करें कि सर्वसम्मति के पक्ष में किस तरह का व्यवहार सबसे ज़्यादा सफल रहेगा। टीम के सदस्यों को यह बताएं कि सर्वसम्मति तभी काम करती है जब लोग बचने की कोशिश किए बिना खुले दिमाग से बताते हैं कि वे कुछ विकल्पों को पहले रखे जाने योग्य क्यों मानते हैं, और जब वे दूसरे सदस्यों के विचारों को सावधानी से सुनते हैं। टीम के सदस्य जब सहयोग करना सीखते हैं और सर्वसम्मति पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनके व्यवहार ज़्यादा खुले और सरल हो जाते हैं। यहाँ आपकी टीम के लिए सर्वसम्मति का एक आधारभूत अभ्यास दिया जा रहा है। किसी ताज़ा विषय पर एक जोशीली चर्चा आयोजित करें। चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए मुद्दों में से किसी एक पर सदस्यों की टीम की शर्तों के अनुरूप सहमति बनाने के लिए कहें। ध्यान रखें, मुख्य बात सहमति है, समझौता नहीं। इसके अलावा टीम के हर सदस्यों को सर्वसम्मति की कला सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ध्यान से दूसरों के विचार सुनने, बचने का प्रयास न करने, खुला दिमाग रखने, अपने नज़रियों का कारण सही खुलासा करने और सर्वसम्मति की प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत होगी। कल्पना करें कि किसी टीम को नीति संबंधी एक निर्णय लेना है। उसका पहला निर्णय यह है कि आपके शहर, कस्बे या राज्य के सभी स्कूलों के बच्चों को हर दिन एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। किन परिस्थितियों में टीम का हर सदस्य इस निर्णय को स्वीकार कर पाएगा। यह एक और निर्णय दिया जा रहा है। क्या आपके नज़दीकी बड़े शहर में हर वर्किंग डे पर 10 से 3 बजे के बीच यातायात आपातकालीन वाहनों,
ट्रकों, बसों और टैक्सियों तक सीमित होना चाहिए? कौन सी बात इस निर्णय को स्वीकार करने योग्य बनाएगी? अंत में एक विवादास्पद निर्णय का जिक्र किया जा रहा है। टीम के सदस्यों की वेतन वृद्धि सामूहिक प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए अथवा उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर। यहाँ कौन सी चीज़ काम करेगी? अगर आप इस पर सर्वसम्मति पा सकते हैं तो प्रयास करें। याद रखें, सर्वसम्मति के लिए मतदान करने की अनुमति नहीं है। सर्वसम्मति चर्चाओं से आती है, चुनावों से नहीं। टीम की सर्वसम्मति की कला सिखाने के लिए बताएं कि सर्वसम्मति कैसे काम करती है। टीम के कुछ सदस्यों के लिए यह एक नई कला हो सकती है। उन्हें यह समझाने की ज़रूरत होती है कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। टीम द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय को जांचें। दिए गए अभ्यासों से यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि टीम एक परिणाम पर दृढ़ता से सहमति बना सकती है और उसके पीछे हर सदस्य का समर्थन होता है। जांच करें कि यह सही है या नहीं। सर्वसम्मति बनने पर पुरस्कार दे। टीम को यह समझने का मौका दे कि कब उसका व्यवहार खुला, स्पष्ट, सुनने वाला और सहयोगात्मक हो रहा है। याद रखें, जब टीम वास्तविक समस्याओं का सामना करती है तो इन भुला दिए गए विचारों पर से धूल हटाने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपने जीवन मूल्य को पहचान जाते हैं तो निर्णय लेना मुश्किल नहीं रह जाता। रॉय डिज्नी। विरोध से बचें, विरोध का इस्तेमाल करें। लोग विरोध का सामना करना पसंद नहीं करते। कई लोगों के लिए विरोध और संघर्ष का मतलब सिर्फ परेशानी देने वाला एक भावनात्मक एनकाउंटर है, कुछ ऐसा जिससे बचा जाए। जो विरोध को स्वीकार करना और उसका इस्तेमाल करना एक महत्वपूर्ण टीम व्यवहार क्यों है? टीम ऐसे लोगों का समूह है जो एक समान उद्देश्यों को हासिल करने के लिए साथ काम कर रहे होते हैं। मूल बात यह है कि लोग भिन्न होते हैं। टीम में शामिल हर व्यक्ति एक अलग स्थान, अलग शिक्षा, नौकरी, अनुभव, पसंद और नापसंदी वाला होता है। किसी एक के लिए जो महत्वपूर्ण है वह आपके लिए महत्वहीन हो सकता है। जो आपके लिए स्पष्ट है वह दूसरों के लिए संदिग्ध हो सकता है। बहरहाल, लोगों के बीच का यह फर्क ही टीम के जीवन को चलायमान, मजेदार और अंत में सराहना पाने योग्य बनाता है। खास बात यह है कि बगैर भावुक हुए इन विभिन्नताओं से पेश आया जाए। एक क्षमतावान टीम विभिन्नताओं की शक्ति का भरपूर उपयोग करती है और इस शक्ति का इस्तेमाल समस्या को सुलझाने अथवा विचारशील, समर्पित और सम्मानपूर्ण तरीके से निर्णय लेने में करती है। लोगों के दृष्टिकोण और उसके पक्ष में दी गई दलीलों को सुनने की स्वस्थ प्रक्रिया के माध्यम से टीम के सदस्य विचारों को मिलाना सीखना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया से टीम क्या काम करेगी और क्या नहीं, इस बारे में हमारी अंतर्दृष्टि और नया नजरिया बनता है। एक ऐसी टीम की कल्पना करें जिसमें निर्णय लेने के दौरान कोई विरोध या संघर्ष न हुआ हो। आप देखेंगे कि टीम के सदस्यों के बीच का अंतर बहुत कम या उपेक्षित होंगे। रचनात्मक और अनूठे विचारों को हटाकर एक किनारे कर दिया जाएगा जिन पर लोगों के बारे में आप जानते हैं कि वे बहुत कुछ करते हैं, चुप्पी साधे बैठे मिलेंगे। जब लोगों से विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा तो ज़्यादा प्रस्ताव नहीं आएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? विभिन्नताओं से बचा जा रहा है। दूसरी तरफ एक टीम में जहाँ विवादों का प्रबंधन ठीक नहीं है, शोर शराबे, आरोप प्रत्यारोप और अहंकार देखने की अपेक्षा की जा सकती है। विरोध का इस्तेमाल करने की शुरुआत के लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। जाने कि विरोध अपेक्षित है। टीम लोगों के विचारों पर पलती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं यह जानने के लिए लोगों से सवाल करें। सदस्यों से यह जांच करने की अपेक्षा करें कि दूसरों के पास कुछ खास नजरिया क्यों है। अपने नजरियों को तथ्यों और तर्कों का सहारा देकर तैयार करें। भावनाएं दूर रखकर सुने। आपकी टीम को यह समझने की ज़रूरत है कि अलग अलग विचार होने का मतलब दूसरों के विचारों को दबाना नहीं है। भिन्नताओं का सामना करना निजी हमला नहीं है, यह विचारों को खोलने का प्रयास है। अगर आपको गुस्सा आने लगे तो कुछ देर टहले और अपने कानों को सुनने के लिए तैयार कर वापस लौटें। जब आप कोई विवाद देखें उसे चिन्हित करें। अगर आप शांतिपूर्वक कह सकते हैं कि यहाँ लोगों के बीच वैचारिक मतभेद है तो यह टीम में हर किसी को सतर्क कर बेहतरीन, सर्वाधिक परिपक्व और व्यावसायिक व्यवहार करने में मदद करता है। यह तर्कों को फिसलने से बचाने में मदद करने और चुपचाप रहने वाले सदस्यों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। सच्चाई दोस्तों के बीच तर्कों से खिलती है। डेविड हुम। विवाद को पनपने दे, विवाद के वायरस को कुचले। आपकी टीम जब विवादों से निपटने में माहिर हो जाएगी तब संभव है कि वह इतनी शक्तिशाली हो जाए कि विवाद के मौकों
को ही कम कर दे। आखिरकार विवाद प्रगति की रफ्तार को धीमा करता है और लाख कोशिशों के बावजूद सदस्यों की भावनाओं पर असर डालता है। एक स्मार्ट टीम विवाद के मूल कारणों को समस्या बनने से पहले कैसे पहचानती है, यह जानने के लिए कुछ बातों का परीक्षण करें। इस बात पर ध्यान दें कि कहीं टीम का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति के उद्देश्यों को दबा तो नहीं रहा है। उदाहरण के लिए आपकी टीम में कुछ ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि वे मजबूरी में टीम को समय दे रहे हैं और इसके बदले उनके ज़रूरी काम और लाभ प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे दिल से टीम से जुड़ाव महसूस नहीं करते। टीम में शामिल होने की प्रतिबद्धता के अभाव में विवाद हमेशा तय है। यदि ये लोगों को यह महसूस होता है कि टीम के काम की तुलना में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और अधिक लाभ दिलाने में सक्षम है, तो वे टीम के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होते। यह अनावश्यक विवाद है। टीम में सदस्यों के कार्यों को महत्व मिलना चाहिए और टीम की सफलता पर उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। विवाद का दूसरा नज़रअंदाज किया जाने लायक स्रोत यह है कि कुछ सदस्य स्वयं ही जीत हार का नज़रिया अपना लेते हैं। लोगों, विभागों अथवा स्थानों के बीच लंबे समय से मौजूद ऐसी प्रतिद्वंदिता टीम में चर्चा के दौरान विचारों के खुले आदान प्रदान में दिक्कत पैदा करती है। विश्वास के मुद्दों, स्रोतों की प्रतिस्पर्धा और टीम के बाहर मौजूद ऐसी ही अन्य बातें प्रगति को मुश्किल बना सकती है। टीम के सदस्यों से व्यवहार की स्पष्ट अपेक्षाएं तय कर इनसे निपटे, साथ ही टीम के लक्ष्य की प्राप्ति से होने वाले लाभों को सभी सदस्यों के बीच बांटे। कई बार टीम के कुछ सदस्य नज़रियों पर इतने ज़्यादा सवाल करते हैं या उन्हें चुनौती देते हैं कि उन्हें टांग खींचने वाला समझ लिया जाता है। इन लोगों को टीम के सदस्य एक या दो बैठकों के बाद किनारे कर देते हैं। यह घटना त्रासद है और इसमें विवाद की काफ़ी गुंजाइश है। याद रखें, एक टीम में विरोधी नज़रिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये टीम को उसकी प्रक्रिया और निर्णयों का नज़दीक से परीक्षण करने में मदद करते हैं। इन खजानों वालों को किनारे कर देने के बजाय चर्चा का केंद्र में रखा जाना चाहिए। टीम के सदस्यों को ऐसी स्थिति में तनावग्रस्त होने के बजाय ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ संभावित समस्याओं से बचने के लिए कुछ तरीके दिए जा रहे हैं। निश्चित करें कि हर सदस्य टीम के लक्ष्य और अपनी भूमिका को स्वीकार करता है। साझा लक्ष्य वास्तव में वह गोंद है जो टीम को जोड़कर रखता है। टीम के सदस्यों को यह बात समझने की ज़रूरत होती है कि वे एक ऐसी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और प्रतिबद्धता की ज़रूरत होगी। सदस्यों से अतीत को भुलाने और भविष्य पर केंद्रित होने को कहें। गुजरे जमाने की दुश्मनी और राजनीति को दरवाजे से बाहर रखना चाहिए। सुनने का अभ्यास करें। चर्चा के दौरान कुछ कहा और किया जा रहा हो तो उसे ध्यान से सुनने की शानदार कला विवाद का उपयोगी प्रबंधन में काफ़ी काम आती है। ध्यान से सुने कि लोग वाकई में क्या कह रहे हैं और उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने का प्रयास करें। एक अच्छा प्रबंधक विवाद को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह इसे अपने लोगों की ऊर्जा नष्ट करने से दूर रखने की कोशिश करता है। रॉबर्ट टाउनसेंड। मतभेदों को धीरे धीरे सुलझने दे, मतभेदों का सक्रिय प्रबंधन करें। विवाद में फंसी किसी टीम के पास उसे सुलझाने के कई तरीके होते हैं। इनमें से कुछ तरीके परिणामों के स्तर और टीम पर उनके प्रभाव के लिहाज से दूसरों से बेहतर होते हैं। हर तरीके का परीक्षण करके देखें कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसी गतिरोध को खत्म करने के लिए मतदान का तरीका आजमाएं। यह एक संसदीय तरीका है। जाहिर है कि मतदान में कोई जीतता है और कोई पराजित होता है। हो सकता है कि मतदान को सर्वसम्मति के मुकाबले टीम के सदस्यों का पूरे दिल से और उत्साहपूर्ण समर्थन ना मिले। मतदान गतिरोध को खत्म करने में सक्षम या नहीं, इसे जानने का एक तरीका यह है कि सदस्यों से ही पूछ लिया जाए कि यहाँ मतदान कराना ठीक है या नहीं। यदि जवाब हाँ में मिले तो निश्चिंत करें कि आपका सवाल स्पष्ट हो, हमें यह करना चाहिए या वह। जब मतदान का नतीजा मिल जाए तो पराजितों से पूछे कि उन्हें कैसा लग रहा है। विवाद सुलझने के मोल भाव तरीके से अधिकांश लोग परिचित है। यह समस्या के समाधान में सबसे ज़्यादा काम आने वाला तरीका है कि अगर आप यह मान ले तो मैं वह मान लूँगा। मोल भाव तब तक काम आता है जब तक विवाद में शामिल हर पक्ष यह महसूस करता है कि उसे उसके फायदे की चीज़ मिल रही है। दूसरी तरफ जब एक पक्ष खुद को ठगा हुआ महसूस करता है तो मोल भाव की प्रक्रिया महज एक मजबूरी भरा समझौता बनकर रह जाती है। समस्या का समाधान ढूंढना सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है।
दोनों ही पक्ष समस्या का कई नज़रियों से परीक्षण करते हैं, विकल्पों को पहचानते हैं और उनमें से बेहतरीन को चुनते हैं। यह दोनों पक्षों के लिए विचारों के मतभेद के केंद्र बिंदु को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। यह समस्या का मूल हो सकता है। जब किसी टीम को यह लगता है कि वह महज कुछ गिने चुने तथ्यों के साथ चर्चा कर रही है, तो विवाद को खत्म करने का तरीका शोध करना हो सकता है। शोध के कई प्रकार हैं, जिनमें सर्वेक्षण, केंद्रीय समूह, साक्षात्कार, ऐतिहासिक दस्तावेजों का पुनरावलोकन शामिल है। समस्या के अनुरूप बेहतरीन उपयुक्त तरीका चुनें। टीम परिणामों को बदल डालने के लायक बनेगी। विवाद में उलझे लोगों के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अंतिम उपाय है। दोनों ही पक्ष निर्णय के लिए अपने मामले को एक निरपेक्ष और पक्षपात रहित जांचकर्ता के पास ले जाते हैं। यदि टीम के सदस्यों का रवैया लचीला नहीं है, तो आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता बचता है। एक अच्छा मध्यस्थ मामले पर एक तरफा निर्णय लेने की बजाय समस्या सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को शामिल करने की कोशिश करेगा। आपने कोई भी तरीका चुना हो, इन सिद्धांतों पर ध्यान दें। आंकड़ों और तथ्यों का प्रयोग करें। मतभेदों को सुलझाने में नज़रियों की सीमित उपयोगिता होती है। वास्तव में कई झगड़ों की वजह भिन्न नज़रिए ही होते हैं। आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करें और संभव हो तो विश्लेषण करें। जांच करने वालों से सवाल पूछें। विवाद में शामिल दोनों पक्षों से यह खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनकी सोच का आधार क्या है, वे वास्तव में क्या सोचते हैं। अगर यह बिंदु खोज लिया जाए तो दोनों पक्ष यह समझ सकते हैं कि मामले को कैसे सुलझाया जाए। भावनाओं को दबाएं। एक बार विवाद भावनात्मक हो जाए तो समाधान और अधिक मुश्किल हो जाता है। इसे टीम का नियम बना दे कि विवाद को बिना तनातनी के सुलझाना है। जहां सब एक समान सोचते हैं, वहां कोई भी बहुत ज्यादा नहीं सोचता। वॉल्टर लिपमैन। सतर्क और रक्षात्मक हो, एक दूसरे पर विश्वास करें। यह बात सभी जानते हैं कि जब लोगों के बीच विश्वास की डोर टूट जाती है तो उनका साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में टीम के सदस्य एक दूसरे से बचने लगते हैं, सूचनाओं को सरलतापूर्वक नहीं बांटते, एक दूसरे की बातों पर तीखी नज़र रखने लगते हैं और सामान्य रूप से ईमानदार और खुली चर्चा से बचते हैं। किसी टीम के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। टीम के सदस्य किसी विवाद का प्रभावी प्रबंधन कर सकें, इसके लिए उन्हें आपसी विश्वास की ज़रूरत होगी। इसके बिना टीम की जिंदगी अनुत्पादक और ठहरी हुई हो जाएगी। टीम के सदस्य आपसी विश्वास बनाने के लिए कुछ गतिविधियां और काम कर सकते हैं जिससे लोग प्रेरित होंगे। इनमें से कुछ चीज़ें एक बार टूट चुके विश्वास को फिर से बहाल करने में भी सहयोगी हो सकती है। कोई टीम अपने सदस्यों के बीच विश्वास कैसे पैदा कर सकती है? यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। वादे पर कायम रहें। अपने वादे पर बेझिझक डटे रहें। अपने हिस्से का काम पूरा न कर टीम का स्तर न गिराएं। वादे को पूरा करने में नाकाम रहना विश्वास को तोड़ने का तयशुदा तरीका हो सकता है। अपनी बातों को सुनिश्चित करें। आपकी सूचनाएं सटीक और ताज़ा हो। यदि लोगों की सूचनाओं की गुणवत्ता संदिग्ध रहती है तो लोग उन पर अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर यही टीम का ढर्रा बन जाए तो सदस्य इस बात पर ध्यान देना छोड़ देंगे कि कोई दूसरा क्या कह रहा है। अपना काम निपुणता से करें। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो सक्षम और आत्म अनुशासित हो। उसके द्वारा पूरे किए गए कार्य और परियोजनाएं गुणवत्तापूर्ण और सटीक हो। प्रस्तुतिकरण पूर्ण और स्पष्ट हो। बैठकें प्रभावी रूप से चलाई गई हों। आप अपने कार्यों में सतर्कता और कुशलता प्रदर्शित करें तो लोग ध्यान अवश्य देंगे। दूसरों में रुचि प्रदर्शित करें। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जो स्वार्थी हो, टीम के अन्य सदस्यों के साथ रिश्ते बनाने की परवाह ना करता हो, जो किसी से भी रिश्ता जोड़ता नजर ना आता हो? अपने दायरे से बाहर निकले दोस्त बनाएं। निर्णय लेने में लोगों के साथ काम करें। लचीलेपन और रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। लोग बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित निर्णय लेने का बेहतरीन प्रयास करने वाले सदस्यों पर विश्वास करते हैं। यदि आपके चरम दृष्टिकोण परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादक ना लगे तो उसे छोड़ दें।
याद रखें, विश्वास किसी टीम को बनाने या तोड़ने का तत्व होता है। विश्वास पर काम करें। अगर टीम में विश्वास संबंधित समस्या की झलक मिलती है तो इसे वहीं थामे, स्रोत ढूंढे और इसका प्रबंधन करें। यदि सभी पक्ष इस पर काम करें तो विश्वास फिर से बहाल किया जा सकता है। विवाद सुलझाएं। अनसुलझे विवाद अविश्वास को जन्म देते हैं। टीम में जल्दी विश्वास पैदा करने का एक तरीका यह है कि अनसुलझे विवादों को निपटाते चले। टीम पर इनसे निपटने की जिम्मेदारी होती है। विश्वास को देखें या महसूस करें तो सराहें जरूर। जब भी महसूस करें कि टीम का हर सदस्य आपसी विश्वास के एक स्तर पर पहुंच गया है तो उन्हें बताएं। यह एक टीम को तारीफ और खुशी का एहसास करा सकता है। आपसी विश्वास का जश्न मनाएं। किसी अकेले व्यक्ति पर जिम्मेदारियां डाल देने के बजाय कुछ चीज़ें उसके लिए ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। उसे यह जानने दें कि आप उस पर विश्वास करते हैं। बुकर टी